की कृपा से यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में परम सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद कई बार मिल चुका है। परम पूज्य स्वामी जी का भी चर्चा करते रहते हैं कि ये कार्यक्रम ठीक चल रहा है। तो उसमें परम सिद्ध आचार्य जी ने जब अवगत कराया हमारे गृह मंत्री जी से, तब वो उन्हें बहुत खुशी प्रसन्नता हुई कि 1 लाख किसान प्राकृतिक जैविक खेती पतंजलि के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। और इस सदन में थे आदरणीय पवन कुमार जी, हमारे इस सदन में 5:30 बजे जुड़ जाते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत में प्राकृतिक और जैविक खेती का संचालन हो रहा है, सफलतापूर्वक हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार आगे अब और कुछ पतंजलि के माध्यम से करवाने वाली है, क्योंकि उन्होंने देखा कि पतंजलि से जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो यथार्थ धरातल पर किए जाते हैं। उनकी विचारधारा, उनके विचार बहुत पवित्र हैं जो कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए ये सदन में आज हमारे रघुवीर सिंह रावत जी देहरादून से हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और बहुत ही अनुभवी। उन एक एक किसान, अब जब हमें आहार चाहिए तो कहाँ से आएगा? आहार तो खेत के किसान के खेत से ही आएगा। तो जब हम उगाएंगे कैसे, इस बात पर संवाद चल रहा है। तो मैं सादर विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को कि वो आए और हम सबका सदन में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। ओम सदम को मेरा प्रणाम, और बहन जी को भी मेरा प्रणाम। उन्होंने बहुत सुंदर योग करवाया, और हर दिन यहाँ पे नए योग शिक्षक आते हैं। आशा है कि आप आगे भी अ, यहाँ पे आके हम सबको योग सिखाएंगे, और आप जो इनोवेटिव जो मेथड है वो अ, कई आप करवाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कल से थोड़ा चर्चा चल रही है मिट्टी पे, और सर्वप्रथम तो मैं कल एक क्वेश्चन उठा था, शायद आज नहीं है गजानंद जी, मैं देख रहा था। तो वो जो बात हो रही थी चारकोल की, मैं ढूंढ रहा था लिटरेचर में कि क्या इसका रोल है, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन जो हम कहते हैं कि मिट्टी में होना चाहिए ज्यादा, क्या ये उसका रोल है? तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये जो चारकोल है, इससे कोई ये कोई न्यूट्रिशन का काम नहीं करता है, ना ही बैक्टीरिया के लिए। और ये कल तो मैं कह रहा था कि 10-15 साल इसको लगेंगे डिकम्पोज होने पर जो लिटरेचर ये बता रहा है कि ये तो हजारों साल तक वहीं पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो ये एक फिजिकल मैटर है, मतलब जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि जिस तरह से एक मिट्टी का कण पड़ा हुआ है सालों तक मिट्टी में, एक कण पड़ा हुआ था, वो उसी तरह ये काम करता है। ये फिजिकल इसका रोल है। इसका रोल इस तरह से है, जैसे मैं कल कह रहा था कि कोकोपीट का रोल है, कि ये मिट्टी में इसको अगर डालते हैं प्रचुर मात्रा में, तो ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। और मिट्टी पुलपुली, मतलब मिट्टी के अंदर घुस के ये मिट्टी में स्पेस पैदा करता है, थोड़ा जगह बनाता है, जिससे एरिएशन भी थोड़ा बढ़ता है। ऐसा मतलब रिसर्च किया गया है कि चारकोल के क्या बेनिफिट है। तो ये बिल्कुल ये सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। और इस वजह से हो सकता है कि उत्पादन पे भी फर्क पड़ता हो, और डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये कल जो चर्चा चल रही थी, नहीं इससे तो बस एक दफे डालो 10 साल तक उत्पादन लेते रहो, तो इसके पीछे हो सकता है दूसरा कारण हो। और ये कारण कतई नहीं है कि ये एक ऑर्गेनिक मैटर है और हमने इसको खेत में डाल दिया है, और ये इस जिस तरह से हम ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में डालते हैं और फिर वो डिकम्पोज हो, फिर वो बैक्टीरिया का फूड बनता है, जीवाणु का खाना बनता है, ये वो वाला नहीं है। ये बिल्कुल इनर्ट है, और ये बिल्कुल एक मिट्टी का कण की तरह बिहेव करता है।
कल हम आ, इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। कल भटजी ने भी कहा कि वो सॉइल फूड वेब वेब के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। तो सॉइल फूड वेब जो कंसेप्ट है, वो अमेरिका से आया है बेसिकली। जो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है यूनिवर्सिटीज में, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी। तो ये बेसिकली जिस तरह से हम, ये मैं एक प्रेजेंटेशन है इसमें बहुत बढ़िया। अभी तो दिखा नहीं पाएंगे, पर कुछ समय बाद हम इसको एक दिन प्रेजेंट करेंगे, जिसमें बहुत डिटेल में ये समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें वीडियोज भी हैं और किस तरह से फंक्शन करती है मिट्टी, मिट्टी के अंदर जो जीवन है वो किस तरह से चलता है उसके बारे में है। अभी ये नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन मैं जनरल थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि ये कंसेप्ट ये है कि जिस तरह से मिट्टी के ऊपर या जमीन के ऊपर हम बोलते हैं फूड पिरामिड, इस टॉप में शेर बैठा है, उसके नीचे कोई दूसरा जानवर वो खाता है, फिर नीचे नीचे, और ये एक पिरामिड बन जाता है, खाद्य श्रृंखला जिसको कहते हैं। सब लोग जानते होंगे कि हर चीज जो है दूसरे चीज को समाप्त करती है। यहाँ तक कि शेर भी, इसको टॉप में रखा गया है, कार्निवोर्स जो दूसरे को खाते हैं, तो वो उसको भी कोई खाता है, उसको फिर जीवाणु खाते हैं जब वो मरता है। तो ये जो चक्र है, जिस तरह से जो खाद्य श्रृंखला का चक्र है, जो फूड पिरामिड है, उसी तरह जमीन के नीचे भी एक सॉइल फूड वेब है, जहाँ पर एक दूसरे को खाया जाता है या एक दूसरे पे निर्भरता है। और उस चेन में कहीं बीच में ब्रेकेज, इसमें जैसे हम बोलते हैं फूड पिरामिड में या खाद्य श्रृंखला में, के बीच में कुछ कड़ी टूट जाती है तो फिर सब डिसबैलेंस हो जाता है। इसी तरह से मिट्टी के अंदर भी बीच में कड़ियां अगर टूटती हैं तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो ब्रॉडली अगर हम कहें तो सबसे छोटा जीव तो अमीबा है, जो मिट्टी में होता है। और उसके बाद बैक्टीरिया हो गया आपका, जीवाणु हो गए, कई तरह के जीवाणु हो गए, फिर आपका पैरामीशियम। अगर कोई साइंस के विद्यार्थी हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, जिस अगर साइंस के रहे, जिनको हम सीलिएट, फ्लैजिलेट, और फिर फंगस, फफूंद, जो फंगस होता है, ये भी एक जीवित प्राणी है जो मिट्टी में है। और उसके बाद आर्थ्रोपोड, जैसे कल पवन जी कह रहे थे, काफी संख्या में विभिन्न तरह के सेंटीपीड, इनके बहुत सारे पांव हो सकते हैं, 6 8 या उससे भी ज्यादा। और उसमें चींटियां भी आ जाती हैं, और फिर उसके बाद केंचुए, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद चूहे भी, सांप भी, ये सब उस खाद्य श्रृंखला के हिस्से हैं जो मिट्टी में या जमीन में चलते हैं। तो वो एक दूसरे पे निर्भरता है। अम, ऐसे भी माइक्रोब्स हैं, ऐसे भी जीवाणु हैं जो दूसरे जीवाणु का भक्षण करते हैं। अमीबा भी भक्षण करता है जीवाणु का, और सीलिएट भी जीवाणु का भक्षण करते हैं। इसी तरह से जो केंचुए हैं, आर्थ्रोपोड हैं, उसको दूसरा एक आर्थ्रोपोड दूसरे को भक्षण, प्रीडेटर जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से है। नेमेटोड भी उसमें बीच में आ जाता है। तो मैं ब्रॉडली कहूँ तो ये थोड़ा सा इसमें बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो दिखने वाला जो आइटम है जिसको हम आंख से देख सकते हैं, तो वो नेमाटोड तक तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। नेमाटोड को भी हम जो मतलब छोटे से लेके जो माइक्रोब्स, जो कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं मिट्टी में, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो मैं कहूंगा कि माइक्रोब्स तो सारे आ ही गए, अमीबा भी नहीं देख सकते हैं, और नेमेटोड को भी आप नंगी आंखों से नहीं, इसको लिए आपको माइक्रोस्कोप
की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आप देख पाएंगे। कई माइक्रो आर्थ्रोपोड भी होते हैं, इतने छोटे होते हैं तो उसको भी नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसको भी हम स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। उसके बाद जो आर्थ्रोपोड की जो जनसंख्या है, आर्थ्रोपोड विभिन्न तरह के जो मिट्टी में होते हैं, जो कुतरने वाले होते हैं, उनका भी रोल होता है। कुछ चीजों को कुतरते हैं छोटा छोटा पार्ट में, और मिट्टी के संवर्धन में अपना योगदान देते हैं। यही केंचुआ भी करता है। और इस ऐसे ही जैसे बर्ड्स हैं, चूहे हैं, तो ये सब, सांप है, ये सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिट्टी को बनाने में करते हैं। अब इतना विस्तार में न जाके अ, मैं कल ये बात चर्चा हो रही थी कि जो केंचुआ है या अर्थवर्म है, तो इसका इस पे बहुत थोड़ा विस्तार से चर्चा की जाए, तो मैं थोड़ा सा इस पे आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये मुख्य अवयव है जो जमीन में, जो हमारी मिट्टी है, हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर भी है। इसको इस पे बहुत काम हुआ है, हजारों लोगों ने इस पे काम किया, वैज्ञानिकों ने, और अभी तक चल रहा है। और हजारों पेपर हैं। इसको वैज्ञानिकों ने इकोलॉजिकल इंजीनियर कहा है। ये एक इकोलॉजिकल इंजीनियर है केंचुआ, और प्राइमरी डिकम्पोजर है। डिकम्पोज ये सब चीज करता है, ये कई काम करता है। डिकम्पोज भी करता है चीजों को। डिकम्पोज मतलब उसको विघटन करता है, जो हार्ड चीजें हैं उनका विघटन करता है, उनको डिकम्पोज करता है, और उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसको बाहर निकालता है। ये मिट्टी की जो जैविक स्थिति है, उसकी जैव, वो एक जगह से, क्योंकि भागता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ऊपर से नीचे, तो ये जो बैक्टीरिया हैं, जो न्यूट्रिएंट है उसको ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, बैक्टीरिया को, जीव, जो माइक्रोब्स को, और साथ साथ में न्यूट्रिएंट को। केमिकल एक्टिविटी भी ये करता है, फिजिकल एक्टिविटी भी ये करता है। मिट्टी को पोरस बनाता है, हल्की बनाता है, उसमें छेद पैदा करता है, उसका एरिएशन बढ़ाता है, और इस तरह से मिट्टी का जो है फर्टिलिटी बढ़ाता है। वाटर इनफिल्ट्रेशन बढ़ाता है, मतलब मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है ना। और माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है, जो जीवाणु की जो एक्टिविटी है, उसमें बढ़ाने में योगदान देता है। ऐसा देखा गया है कि ये 8 से 10 गुना अगर केंचुआ है, और जहाँ केंचुआ नहीं है, तो जिस फील्ड में केंचुआ होगा वहाँ 8 से 10 गुना पानी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। मैं रिसर्च के बेस पे जो जो मतलब निष्कर्ष निकले हैं रिसर्च पे, उसका मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, उसके बेस पे जो लोगों ने इस पे काम किया है उनका ये निष्कर्ष निकला है। तो दूसरा ये क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट मिट्टी में होते हैं, जो हमें हमारे पौधे के लिए बहुत जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन, एनपीके, इसका स्लो रिलीज करता है। मतलब जिस तरह से खाद हमारी केमिकल फर्टिलाइजर जैसे ही डाला वैसे ही पौधे ने लेना शुरू किया, और फास्ट वो मतलब अवेलेबल फॉर्म में होता है, तो ये इसके गट के थ्रू, मतलब इसके अंदर से जो भी मटेरियल जाता है और इसका जो कास्ट निकलता है, मल निकलता है, उसको, उसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो धीरे धीरे निकलती है। एकदम अधिक मात्रा में नाइट्रोजन नहीं निकलेगा, एकदम अधिक मात्रा में फॉस्फेट नहीं, तो ये धीरे धीरे रिलीज होता है, जो कि जैविक में या
प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट अगर ज्यादा अवेलेबल है तो पौधा ज्यादा भी ले सकता है, स्पेशली नाइट्रोजन, तो ये धीरे धीरे निकालता है। इसमें भी इसका रोल है। ये जो हायर केचुए का रोल है, हायर सी, मैंने कहा था कल भी कि CN रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। किसी भी जैविक तत्व, एक पत्ती है, एक लकड़ी का टुकड़ा है या कोई घास है, इनका CN रेशियो होता है। जो भी चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं, जो सड़ना नहीं बोलेंगे, जो विघटन हो जाता है इनका, जो फिर मिट्टी में मिल जाती है जीवाणु के माध्यम से या किसी चीज अन्य फंगस के थ्रू, इनका CN रेशियो होता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 1:10। कार्बन उसमें, तो वो CN रेशियो वेरिएबल होता है, 60 भी हो सकता है। और रेशियो मतलब कि 10, 60 का मतलब कि 10 भाग कार्बन और 6 भाग नाइट्रोजन, सॉरी 60 का 0.6 नाइट्रोजन। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मतलब ये नाइट्रोजन और कार्बन एक साथ होता है, तो ये रिलीज होता है उससे, जब उसमें विघटन होता है तो वो धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज होता है कार्बन से अलग होकर, और वही पौधे को न्यूट्रिशन देता है, जैसे कल मैंने कहा था। और ये कार्बन कहाँ होता है? ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे वुड है, जैसे लकड़ी है, उसमें भी कार्बन नाइट्रोजन का रेशो तो जो बहुत हाई होता है, वो टाइम लेता है, सालों टाइम, कई साल लग जाते हैं उसको टूटने में। उसका CN रेशियो 60 बहुत ज्यादा होता है। जबकि एक वर्मी कंपोस्ट आपने, केचुआ खाद है, उसका CN रेशियो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो जितना CN रेशियो कम होगा उतना उसमें मिनरलाइजेशन हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन अलग हो जाता है, फास्फोरस वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाता है। तो ये केचुए का काम है कि हाई CN रेशियो को तोड़ के लो CN रेशियो में बदलना, मतलब न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना जमीन में। और ये सभी न्यूट्रिएंट, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी, सल्फर भी, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी, ये सभी। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कि आपकी सॉइल हेल्थ कैसी है, बायो इंडिकेटर्स को कहते हैं। और जहाँ केंचुआ होता है उसको हम एक स्टेबलाइज एग्रो इकोसिस्टम कहते हैं। ये जो माइकोराइजा है, इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में भी इसका रोल होता है। माइक्रोराइजा सब जानते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल फंगस होता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे रिसर्चर ने तो ये कहा, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो कि आज की प्रॉब्लम है, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ आंकड़े लोगों ने इसमें बहुत काम हुआ है, तो अभी भी काम हो रहा है, और कुछ आंकड़े लोगों ने दिए हैं, वैज्ञानिक वर्ग जिन्होंने इस पे काम किया है। और जिन्होंने मिट्टी पे काम किया है, तो एक तो मैं कल कह रहा था कि मिट्टी में इतने तरह के अभी भी जीवाणु होते हैं, इतने चीजें तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें जो डेटा है वो ये कहते हैं कि एक सामान्य क्षेत्र में ये काम हुआ है बेसिकली यूरोप में। तो उन्होंने यूरोप में, क्योंकि ठंडे जगह है, वहां भी अर्थवर्म, ये अर्थवर्म एक तो सब जगह होते हैं, समुद्र से लेके और हिमालय की चोटी तक ये अर्थवर्म आपको मिल सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंड है तो वहां नहीं मिलेंगे, वहां तो होंगे लेकिन बहुत थोड़ा जमीन के अंदर होंगे। तो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ का लगभग 1 हेक्टेयर होता है। तो जो स्टडी लोगों ने की है वो है कि 1 हेक्टेयर में 1300 किलो अर्थवर्म, एक अच्छी मिट्टी की बात हो रही है, जो बहुत अच्छी मिट्टी है, उसमें 1300 किलोग्राम अर्थवर्म
ہوتے ہیں اور 1000 کلو گرام آرتھوپوڈ، جو میں نے کہا وہ ان کے پیر 6 8 یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں آرتھوپوڈ، جس میں چینٹی، مکڑی، سینٹی پیڈس یہ سب آتے ہیں، اور 3000 کلو بیکٹیریا ہوتا ہے 1 ہیکٹیئر میں مٹی میں، 4000 کلو فنجائی ہوتا ہے، اور 260 کلو پروٹوجوا۔ یہ مطلب ایک آنکڑا نکل کے آتا ہے، یہ یونیفارم تو نہیں ہوگا، یہ سب کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی مٹی میں اتنا ہوتا ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب آدرش استھتیاں ہوں گی اس کے لیے، تو یہ تبھی ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ ٹیمپریٹ ایریا میں، مطلب ٹھنڈی جگہ جیسے یوروپ میں جو کام ہوا ہے، انہوں نے دیکھا کہ 1 ہیکٹیئر ایریا میں جو ارتھ ورم ہے، جو کیچوا ہے، وہ 10 سے لے کے 500 ٹن مٹی پرتی سال مطلب بدلتا ہے، کھاتا ہے، وہ نیچے سے اوپر لاتا ہے، زمین سے ٹرن اوور کرتا ہے 500 ٹن، 10 سے لے کے 500، یہ ڈیپینڈ کرے گا کلائمیٹ پہ۔ یہ قریب قریب 500 ٹن، اس کا مطلب یہ قریب قریب 500 ٹن مٹی کو کھا جاتا ہے ایک سال میں، 1 ہیکٹیئر میں جو کینچوے، جو قریب قریب 1300 کلو کینچوے ہیں، وہ قریب قریب 500 ٹن مٹی کو کھا جاتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 1 کلو سے لے کے 26 کلو تک جو ارتھوم کاسٹ ہوتے ہیں، کاسٹ مطلب وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جو باریک باریک کاسٹ نکلتا ہے، برسات میں بہت سارا دکھتا ہے، تو وہ ایک سال میں 1 میٹر ایریا میں، ماتر 1 میٹر لمبا 1 میٹر چوڑا ایریا میں 1 کلو سے لے کے 26 کلو تک کاسٹ بنائے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ارتھوم کی ایکٹیویٹی اچھی ہے تو ماتر 1 میٹر ایریا میں 1 کلو منیمم اور 26 کلو میکزیمم کاسٹ پیدا ہو سکتی ہے ارتھوم دوارا، مطلب زمین پر وہ کاسٹ کیا مطلب جو اس نے کھایا اور پھر زمین پہ چھوڑا، آپ نے دیکھا ہوگا نیچے سے وہ کھا کے آتا ہے، پھر اپنا مل جو ہے تیاگ دیتا ہے اوپر زمین میں، برسات میں بہت سارا دکھتا ہے۔ تو یہ 1 کلو سے لے کے 26 کلو تک پر اسکوائر میٹر ہو سکتا ہے۔ ٹراپک ایریا میں تو یہاں تک کہا گیا ہے، جو مطلب بھومدھیہ ریکھا چھیتر ہے جہاں کافی بارش ہوتی ہے، وہاں پہ تو 1200 ٹن تک یہ جو ہے پر ہیکٹیئر جو ہے مٹی کو اوپر نیچے کرتا ہے، مطلب مٹی کو کھا کے باہر نکالتا ہے۔ ایک ارتھورم جس کا یا ایک کینچوا جس کا ویٹ 1 گرام ہے، وہ 5.6 ملی گرام میوکس پیدا کرتا ہے 24 گھنٹے۔ یہ میوکس کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ میوکس ارتھوم کا جو شریر ہوتا ہے، جو اس کا ہے، اس میں چپچپاہٹ ہوتی ہے کچھ، اس کو میوکس کہتے ہیں، اور یہ نرنتر ایک پرکریا ہے جو نکلتا رہتا ہے اس کی باڈی سے، اسی کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں ایز اے برمی واس۔ اس میوکس کی انالیسس ہوئی ہے، اور اس میوکس میں پلانٹ ہارمون ملے ہیں، پلانٹ گروتھ ہارمونس وشیشتا ہے جو گروتھ کے لیے، پودے کی گروتھ کے لیے رسپانسبل ہیں، اور بہت سارے نیوٹرینٹ بھی ملتے ہیں، الکلوئڈ بھی ملتے ہیں، جو پودوں کی بڑھوال کے لیے بہت اچھے مانے جاتے ہیں۔ تو اس پہ جو ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر ارتھوم کا ویٹ 1 گرام ہے تو پر گرام کے پرپیکش میں 5.6 ملی گرام میوکس وہ پر 24 گھنٹے میں بناتا ہے، جو کہ مطلب ایک مہتوپورن چیز ہے۔ اگر ہم برمی واس بنا رہے ہیں تو اس کی ٹیکنکس بھی کئی دفعے ہم نے یہاں پہ بتائی تھی کہ برمی واس کیسے بنتا ہے۔
जब अर्थवर्म, मैंने कल भी बताया कि दो तरह के अर्थवर्म होते हैं, कि एक तो वही है एसिनाफिटिडा जो आजकल बहुत कॉमन है, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनता है, केंचुआ खाद। ये तो 90% जो है ऑर्गेनिक मैटर को पसंद करता है खाना, और 10% ये मिट्टी खाता है। लेकिन जो हमारा जो मिट्टी में जो अर्थवर्म होता है वो 90% मिट्टी खाता है, 10% ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो मिट्टी खाता है और साथ में ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में होगा उसको भी खाएगा, तो ये जब उसको बाहर निकालता है अपने शरीर से खा के, तो इसमें स्टडी हुई है, मतलब और ये कन्फर्म है। और बहुत लोगों ने इसको, एक ही आदमी ने नहीं किया, हजारों वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि उसकी जो वो बाहर निकालता है, जो अर्थवर्म कास्ट होता है, उसमें 5 गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है, जो उसने खाया, जो पहले था। किस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं? अवेलेबल नाइट्रोजन, जो कि इजिली पौधा लेता है। तो 5 गुना ज्यादा उसमें नाइट्रोजन होता है, 7 गुना ज्यादा उसमें फॉस्फेट होता है, और 11 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है। तो अगर अर्थवर्म की एक्टिविटी या उसका आपके खेत में अर्थवर्म बहुत अच्छे हैं, तो उसमें पोटेशियम तो 11 गुना हो रहा है, तो पोटेशियम के तो कोई कमी का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, 7 गुना फॉस्फेट जो उसमें था, माना उसमें 0.01 था, तो वो 7 गुना हो जाता, उसका 7 गुना बढ़ जाता है। तो अर्थवर्म के अंदर से जो भी चीजें जो वर्मी कास्ट के रूप में निकलती है फिर बाहर, उसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो 5 गुना तो मिनिमम है वो नाइट्रोजन के बारे में, 7 गुना फॉस्फेट और 11 गुना पोटास पोटेशियम। इसके अलावा 2 गुना बोला कैल्शियम भी है, और इसी 2 गुना कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बढ़ जाता है। तो ऑलमोस्ट ये तो उन्होंने कहा है, पर उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसमें बढ़ते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है, जिसमें आयरन, कॉपर, जिंक, ये एक आंकड़े हैं जो मतलब आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। अब अगर बात करें कि हमारे देश में कितनी अर्थवर्म की स्पीसीज हैं, तो लगभग 400-450 के बीच अभी ढूंढी गई। और जिस तरह से एसिना पिटिडा जो बायोफीडर है, जो कि जैविक तत्वों को खाता है, उस तरह का अर्थवर्म भी हमारे पास है। और सुभाष पालेकर जी इसका बड़ा विरोध करते हैं एसिना पिटिडा का, कि भाई ये विदेशी अर्थवर्म है, हमें अपने देसी अर्थवर्म को आ, आ, उसको यूज करना चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो मैं एक क्ल्यू उसमें देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब बरसात में दो तरह के अर्थवर्म दिखते हैं। एक थोड़ा छोटे होते हैं, और आपका जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो आपके गोबर जहाँ इकट्ठा करते हैं, गाय का गोबर, तो उसमें भी आपको अर्थवर्म मिलेंगे। और नॉर्मली आपको वहाँ वो छोटे वाले अर्थवर्म मिलेंगे रेड कलर के, जो कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा खाते हैं। तो उसको कलेक्ट करके उसको एज ए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और इसको हम कैसे जांचें कि वो बायोफीडर है? तो जब हम उसको उसको उसका जो एक्सक्रीटा देखते हैं, उसका जो कास्ट देखते हैं, तो उसमें दो तरह के कास्ट दिखते हैं। एक तो बिल्कुल मिट्टी की तरह दिखता है, और एक दाने के रूप में दिखता है, छोटे छोटे दाने के रूप में। जो वो छोटे छोटे दाने के रूप में जो कास्ट दिख रहा है, वो बायोफीडर नॉर्मली होता है। तो उसको कलेक्ट करके उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है।
दुनिया में अर्थवर्म बहुत बड़े बड़े अर्थवर्म होते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा अर्थवर्म ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये लगभग 1 मीटर लंबा होता है। और ये ये नॉर्मली मतलब 1 मीटर लंबा होता है। वहाँ पे विक्टोरिया में जो वहाँ की स्टेट है वहाँ पे ये मिलता है करीब 40,000 हेक्टेयर में। और कहीं नहीं मिलता है। ये करीब 1 मीटर लंबा होता है और ये 2 मीटर मतलब 12 फीट लंबा भी रिकॉर्ड किया गया है, और जिसका वजन 2 से 2.5 किलो होता है। हमारे दुनिया की बात करें तो करीब 60,000 वेराइटी अभी स्पीसीज आइडेंटिफाइड है। तो मैं ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस सबको पता चले, अर्थवर्म कितना इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि कल मैं जो जिस एस्पेक्ट पे जो कि थोड़ा बात कर रहे थे हम कल जिस मुद्दे पे, ये सुभाष पालेकर वाली जो टेक्निक है और जो ये हम जीवामृत घन जीवामृत और फिर आज तो हम कई तरह की कल्चर बना दिए हैं। फिर उसमें बहुत सारे छाछ मट्ठा और बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन है बेसिकली वही जो जीवामृत टाइप का जो घोल जो उन्होंने सुभाष पालेकर जी ने बनाया और उसकी जो रिजल्ट निकले वही उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआत तो सुभाष पालेकर जी ने ही की, वो उसके एडिशन है जिन्होंने पहली दफे इस चीज को प्रचलन में लाया और उसका रिजल्ट भी निकला। तो मैं थोड़ा सा इसमें उन्हीं का एक उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया है कि गोबर की महत्ता क्या है। तो वो कहते हैं कि अगर आपके खेत में गाय चरते हुए गोबर देती है और फिर वो 2-4 दिन 6 दिन बाद वो सूख जैसा जाता है, तो आप उसको पलटिए और आपको उसमें कुछ छेद दिखेंगे गोबर में, और मिट्टी में भी कुछ छेद दिखेंगे। ऐसा मैंने भी देखा है, दिखते हैं। तो इसका ये जो छेद दिख रहे हैं मिट्टी में और वो जो गोबर गाय ने किया था वो सूखने के बाद भी अगर आप उसको उल्टेंगे तो उसमें आपको 2 4 5 6 छेद दिख जाएंगे। और ये जो छेद हैं ये प्रूव करता है कि इन छेद से केंचुआ आया और उसने गोबर खाया और फिर नीचे चला गया दूसरे छेद बना के। ये भी कहा गया है और कहा जाता है केंचुए के बारे में कि भाई केंचुआ जिस छेद से ऊपर आता है उस छेद से नीचे नहीं जाता है, दूसरा छेद करके फिर नीचे जाता है। तो और ये भी वो कहते हैं या देखा गया है कि जो हमारी देसी गाय का जो गोबर है उसमें ज्यादा छेद दिखते हैं, और जो जर्सी गाय या हाइब्रिड गाय हैं तो अगर उन्होंने गोबर किया तो उसमें कम छेद दिखते हैं। ये तो एक रिसर्च का विषय होगा कि वास्तव में ऐसा है। लेकिन ये कंफर्म है कि ये छेद दिखते हैं और ये सभी सीजन में दिखते हैं। ऐसा नहीं कि बरसात में ही दिखते हैं, आजकल भी दिखते हैं, सर्दियों में भी दिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो गोबर है उसमें स्पेशली देसी गाय का गोबर, जो गाय जो है घास खाती है और ज्यादातर घास खाती है, जैसा नहीं कि वो एनिमल फीड और ये लोग सोयाबीन खिलाते हैं इस तरह वो आजकल डेयरी में खिलाया जाता है अन्न, जिससे कि गोबर की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, उसमें गंध आती है। तो जो हमारे प्राकृतिक तरीके से जो गाय चरने वाली गाय का जो गोबर है उसमें कुछ ऐसी खुशबू है, कुछ ऐसा तत्व है कि उसको खाने के लिए केंचुआ
जो कि जमीन के नीचे होता है, 2-2.5 फीट या 1.5 फीट नीचे होता है केंचुआ। वो वहाँ पड़ा रहता है, अगर उसको कोई मारे नहीं, मतलब केमिकल से मारे नहीं तो वो उसको छेद करके ऊपर आता है और उसको खाने आता है। तो इसी को देख के फिर जीवामृत या घन जीवामृत बनाए गए, और इसको पानी के थ्रू हम डालते हैं या खेत में डालते हैं, तो ये जो है केंचुए उसकी खुशबू जो गोबर की है उसको खाने के लिए आते हैं। और मैंने तो देखा है कि आपको, मैं कल भी कह रहा था कि बरसात में तो दिखते हैं, लेकिन जब बरसात नहीं भी है, आजकल भी अगर आप खेत में मॉइस्चर अच्छा है तो आपको कास्ट दिख जाएंगे, केंचुओं की कास्ट दिख जाएंगी। और केंचुओं की एक्टिविटी स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगी कि बढ़ गई है काफी तेजी से। और जब केंचुओं की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो एरिएशन बढ़ जाता है मिट्टी का, वाट जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, और वो सब चीजें जो एक आदर्श मिट्टी बनाने में आदर्श मिट्टी होनी चाहिए, इसमें अच्छा न्यूट्रिशन भी है, फिजिकल उसका स्ट्रक्चर भी ठीक है, तो ये इस तरह की मिट्टी बनाने में हेल्प मिलती है। अच्छा, फीड है हमारा जीवामृत, लेकिन काम फिजिकल हो रहा है, मतलब केंचुए की एक्टिविटी बढ़ा रहा है। फिर केंचुआ, अभी मैंने इतनी चीजें ये बोली केंचुए के बारे में, वो सारी एक्टिविटी होंगी, आपको वर्मी कास्ट बनाएगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ये मतलब एक सिस्टम है सॉइल का, और उसमें केंचुओं का महत्वपूर्ण रोल है, बैक्टीरिया का भी है, ऑर्गेनिक मैटर का भी है, कितना ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में है। तो ये जो ये सभी चीजें, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो होना ही चाहिए मिट्टी में, साथ में वो कितना होना चाहिए, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है कल्चर के माध्यम से, ये सुभाष पालेकर जी ने सिखाया किसानों को। और इसमें मैं उनको बहुत बड़ा योगदान, पहले ही उसके बाद आदरणीय बेलचंद जी ने उसको एलाबोरेट किया। और अगर उनको आप देखेंगे तो वो जब हम जैविक अजैविक से जैविक की तरफ बढ़ते हैं तो उन्होंने ये रिकमेंड किया है, बेल जी ने, कम से कम 2 से 3 हजार लीटर जीवामृत जो है आपका 1 एकड़ में पड़ना चाहिए। यानी कम से कम 20-30 बार आप, 10-15 से 20 बार जब आप 200 लीटर का ड्रम 1 एकड़ में डालेंगे तो तब आपकी मिट्टी ठीक होगी। तो रेगुलर डालते रहे, तो रेगुलर डालने से, मैं थोड़ा सा, रेगुलर डालने से मतलब वो मिट्टी में एक्टिविटी होती है केंचुओं की, माइक्रोब्स की, और वो उससे मिट्टी सुधरती है। उसका उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपका न्यूट्रिशन क्या है। जो बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि तो ये मॉडर्न साइंस में ये बोला जाता है ना कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आयरन, कॉपर, जिंक, है ना, सोडियम, ये सभी चीजें, सेलेनियम, ये ये मतलब तथ्य वहां पर गौण हो जाता है। और किस तरह से उत्पादकता बढ़ती है वो उसका सिस्टम ही अलग है। हम जो सुप्त पड़े हुए जो प्रक्रिया थी मिट्टी की उसको जगा रहे हैं, एनर्जी पैदा कर रहे हैं, इससे जीवामृत या इस तरह के उपयोग करने से, कीटों की एक्टिविटी बढ़ाने से, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने से, और उसको उपयोग में ला रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि जो सुभाष पालेकर का सोचना है, उनका सोचना ये है कि क्योंकि केंचुआ 2-3 फीट तक एक्टिव है, 3 फीट तक, तो और ये भी प्रूव है
जिन्होंने जो रिसर्च हुई है कि ये ओवर हॉलिंग करता है मिट्टी की नीचे से ऊपर। तो जो 2.5 फीट नीचे जो केंचुआ है वो वहां से जब ऊपर आता है तो मिट्टी खा के आता है और आके फिर सरफेस पे डालता है ऊपर आके। वो नीचे से 2.5, वो जो अभी पौधा 2.5 आधा फीट में अब सरवाइव कर रहा है अपनी जड़ों को, आधा पौन फीट में, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। मेन वहीं से वो न्यूट्रिशन लेता है। तो वो न्यूट्रिशन जब वहां से वो आधे फीट में जो मिट्टी है उससे न्यूट्रिशन ले रहा, तो उस न्यूट्रिशन लेने में जो न्यूट्रिएंट उसमें थे वो धीरे धीरे कम होते जाते, विशेषतः माइक्रो न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो हम ऊपर से भी यूज कर लेते हैं बहुत सारे तरीके से। और ये डिपेंड, मैंने कल कहा था कि डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। हो सकता है उसमें भंडार हो फॉस्फेट का। वैसे तो जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है वो बहुत रिच है पोटास में, फॉस्फेट उसमें। ये जो दूसरी सॉइल बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये दूसरी जो सॉइल हमारे पास इंडो गैनेटिक में है या राजस्थान में है या फिर नर्मदापुरम की बात करें हम या मध्य प्रदेश में, इससे ज्यादा उसमें फॉस्फेट है, पोटास भी है। तो कुछ पेरेंट मटेरियल क्या है वो डिपेंड करता है कि ये उसमें कौन कौन से मिनरल प्राकृतिक रूप से पहले से ही प्रचुर मात्रा में है। तो मिट्टी मिट्टी पे डिपेंड करता है और कुछ हमें अरेंज करने पड़ते हैं। और नॉर्मली मिट्टी अन्नपूर्णा है जिसमें सब कुछ है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी मिट्टी में थोड़ा बहुत कुछ चीज कम हो और किसी मिट्टी में थोड़ा बहुत कुछ चीज ज्यादा हो। और इसका रिज्यूमिनेशन जो मतलब मिट्टी में न्यूट्रिएंट कहाँ से पड़ते हैं, इसका एक ही उपाय है कि हमें उसमें जैविक तत्वों के, ऑर्गेनिक कार्बन या जैविक तत्वों के माध्यम से ही उसमें न्यूट्रिएंट जाएगा। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो बायोमास, जो हम जो ग्रीन मैन्यूरिंग की बात करते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं कि दलहन के बाद ही हमें अदलहन लगाना चाहिए या दलहन का वो जरूर लगाना चाहिए, या विभिन्न तरह की फसलों को लगाना चाहिए। जिस जैसे अगर हम केवल दाल और गेहूं, ये बिल्कुल ठीक एक कॉम्बिनेशन है, दाल के बाद गेहूं। लेकिन इसके बावजूद भी उसको आइडियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दाल और गेहूं दोनों की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी नहीं जाती, 1 फीट 1 डेढ़ फीट तक। जैसे मैंने बुंदेलखंड में देखा। तो इसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी फसलें भी होनी चाहिए, जैसे तूर। दाल में तूर भी दाल ही है, तो जिसकी जड़ें 1.5 2 मीटर तक जाती। एक हमारा मिलेट्स है जितने भी, जो ज्वार, बाजरा, मंडुआ, ये रागी जिसको कहते हैं, इनकी जड़ें भी 1.5 मीटर तक नीचे जाती है। तो ऐसे पौधों का चयन करना, ऐसी फसलों का चयन करना जिनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, क्योंकि जब भी जड़ नीचे की तरफ जाती है तो वो जब बाद में पौधा तो काट के ले जाते हैं उसको, जो भी करना है, लेकिन वो जो जड़ें मिट्टी को छेद के अंदर चली गई है वो बाद में सड़ेंगी तो एक पोरोसिटी डेवलप करती है मिट्टी में, कुलकुलापन, या मिट्टी में एक पोरोसिटी या वाटर, उसकी जलधारण क्षमता को बढ़ाने में, वाटर अब्जॉर्प्शन में उसका रोल होता है। ये सब चीजों पे मतलब ध्यान देने की जरूरत है कि हम कौन सी फसल उगा रहे हैं, उसका जड़ें कहाँ तक जाती हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन फसलों का कि भाई हम ऐसे भी बीच बीच में फसलें उगाएं कि जो जिसकी जड़ें काफी नीचे तक जाती। तो ये जरूरी है। और जो न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे कि भाई क्या हम इस
कल भी मैं बात कर रहा था कि कल जो न्यूट्रिशन जमीन मिट्टी में है, जो न्यूट्रिएंट है, वो क्या सफिशिएंट है, तो वो भी देखने की जरूरत है। और हो सकता है कि हमें थोड़ा, स्पेशली मैं फॉस्फेट, हम उत्तराखंड में तो ये मतलब जनरल सर्वे ही ये आया है, जो कृषि विभाग का या जो स्टडी हुई है, तो हमारे यहाँ फॉस्फेट की बड़ी कमी रहती है, क्योंकि इरोजन काफी होता है, तो फॉस्फेट, मिट्टी इरोड होती रहती है तो फॉस्फेट भी इरोड होता है। तो फॉस्फेट की कमी हो है तो फॉस्फेट की पूर्ति तो होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो मैं तो ये बोलूंगा कि फॉस्फेट, अगर जैविक कर रहे हैं तो रॉक फॉस्फेट चाहिए फिर, और नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको केमिकल फॉस्फेट चाहिए। तो फॉस्फेट तो चाहिए, और जो भी सॉइल मांगती है, मिट्टी मांगती है, वो चीजें तो हमें आ, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ध्रुव सत्य है कि पौधा तो तभी बढ़ेगा जब उसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे। और न्यूट्रिएंट अगर मिट्टी में है तो जो हमारा जैविक सिस्टम जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो उसको उपलब्ध कराने में सक्षम है। लेकिन मिट्टी में नहीं है, मिट्टी इतनी कमजोर है कि उसमें वो न्यूट्रिएंट ही नहीं है, तो उसको तो आपूर्ति करनी ही पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि हम केमिकल से उसकी आपूर्ति करें, तो उसके हमारे पास अ, जैविक या नेचुरल सोर्स है, जो कि बहुत बहुत दफे यहाँ पे बात हुई है। हमारे मुख्य अतिथि आए थे, महाराष्ट्र से ही थे इसमें, जो प्रोम बना रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा विस्तार में बताया था कि हम किस तरह से लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और ये सब रॉक फॉस्फेट मिला के हम, तो ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है, ऑप्टिमम उत्पादन लेना है, जैसे केमिकल से लिया जाता है, इसमें भी भ्रांति है, तो ये चीजें भी हमें देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि वो न्यूट्रिएंट क्या जमीन में है और नहीं है, तो उसको हम कहाँ से, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट। और तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए तो कल भी मैंने बताया था कि ये जो सीबीआर टेक्निक है, ये बहुत ही सुंदर है, और इसका बिल्कुल सही उपयोग अगर करें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का तो समस्या ही खत्म हो जाएगी अगले 10-20 साल के लिए। अगर हम एक दफे उसमें थोड़ा सा 1 इंच मिट्टी भी, या आधा इंच, या 1 सेंटीमीटर मिट्टी भी हम नीचे की उठा के ऊपर डालते हैं, और हो सकता है कि उसमें फॉस्फेट भी हो। तो ये मैं कल कह रहा था कि भाई हमें एक दफे अपने जमीन का ये बेसिक तत्व, जो कि भागते नहीं है, जो उड़ते नहीं है, उनका तो कम से कम एनालिसिस करना चाहिए कि हमारी जमीन में जो टोटल फॉर्म में कितने हैं, ताकि हम लंबे समय में अपने प्लानिंग कर सके कि नहीं है तो हम इसको कैसे पूर्ति करें, और जैविक तरीके से कैसे पूर्ति करें। तो ये बेसिकली मैं बताना चाहता था मिट्टी के बारे में, और इसमें और भी चर्चा हो सकती है। आ, हम आगे भी इस पे बात कर सकते हैं, आ, कि गैस, क्योंकि एक बड़ा सा सेक्शन आता है, एक बड़ी, वो है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स तो बात की बात है, और बायो फर्टिलाइजर्स भी मिट्टी से रिलेटेड है, ऑलरेडी जमीन में होते हैं। और जिन माइक्रोब्स की बात हम कर रहे हैं, जिसमें एजिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, माइकोराइजा है, ये सब उसमें आते हैं। ये भी सब जमीन में ऑलरेडी है, और इसको हम आजकल हम इसको बाजार में भी उपलब्ध हैं। स्यूडोमोनास है, कई तरह के बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल है।
और उनका उपयोग करके उत्पादन में भी वृद्धि होती है, और ऐसा रिसर्च से भी मिला है। नाइट जैसे दलहन में राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये भी आगे हम बात कर सकते हैं थोड़ा डिटेल में, कि मैनुअली एक तो है कि हम बाजार से ला के डालें, और एक है कि क्या हम ऐसी विधियां डेवलप कर सकते हैं कि ये बायो फर्टिलाइजर हम अपने ही खेत में पैदा कर सकें। अभी नर्मदापुरम में कुछ लैब लगने वाली हैं, जो फार्म लैब की बात है, वहाँ पे राइजोबियम, ये क्या, हाँ राइजोबियम और क्या है ट्राइकोडर्मा इत्यादि, जो भी इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे, या तो इस तरह का कुछ प्रयोग हो कि हम बनाएं, और या फिर कोई और अलग विधा है कि जिसके माध्यम से हम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें सब बहुत बहुत मतलब साइंटिफिक और बहुत बिल्कुल लैब चाहिए, जब पैसा होगा तभी होगा, जब हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी खेती होगी, ऐसा जरूरी नहीं। अल्टरनेट हमेशा होते हैं, और ये अल्टरनेट हमारे बहुत कुछ सिद्धांतों पे आधारित होते हैं। सिद्धांत से मेरा मतलब है, आपने सुना होगा कि बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज क्या है कि वो बोधि वृक्ष की टहनियाँ जो है पूरे इंडोनेशिया, जापान वाले और पूरे इंडिया में जगह जगह उसको ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे उसको ग्रो किया जाता है। और उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि भाई जो ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, वो सब इसमें समा गया, इसमें भी, इस पौधे में भी, इस पेड़ में भी, वट वृक्ष में भी वो समाया होगा। तो ये हमें उस डायरेक्शन में जाने के लिए, हम अपने जब एक बड़ा हुआ पौधा, हम भी बैठेंगे यहाँ पे और उस डायरेक्शन में जाने में हेल्प मिलेगी। यही चीज इसमें भी होता है, सॉइल में, मिट्टी में। और ये जो मैं बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, ये तो नाम दिया है कि बायो फर्टिलाइजर, लेकिन जो भी चीजें मिट्टी में, जो भी पौधा ग्रो करता है, जो भी चीज जमती है, जो भी चीज फैलती है, अ, उस वो भी, उसका भी उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं कि अ, उड़द का अगर हम खेती कर रहे हैं, या सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, या तूर की खेती कर रहे हैं, तो उड़द, सपोज उड़द या मूंग का अगर हम बात करें, और हम जैविक तरीके से उगा रहे हैं, पहले तो बहुत ज्यादा उसमें केमिकल ना हो, केमिकल का प्रयोग कम से कम है, तो डेफिनेटली वो उसकी जड़ों में जो राइजोबियम बनेगा, आप तो जानते हैं सब लोग कि दालों की जड़ों में राइजोबियम बनता है, वो गांठ के रूप में होता है। हम उसको अच्छा पौधा देख के, जिसमें बहुत अच्छा फलत है, बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ है, उसकी जड़ों को कलेक्ट करके, उसके जड़ वाले भाग को, जो जिसमें कि वो नोड्यूल्स हैं राइजोबियम के, वो हम ला के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसको हम एक जगह, एक गमले में लगा दें, उस मिट्टी को ले आए, उस गमले में रखें, और ऑफ सीजन में उसको वातावरण देना पड़ता है। ऑफ सीजन में मतलब कि अब मूंग का सीजन तो निकल गया, मूंग तो वैसे 2 दफे होती है,
میرے خیال سے یہ ابھی ہو ہی گئی ہے اور ایک بعد میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کو مطلب کل ملا کے یہ تو کسان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے گملے میں پھر وہی پودا لگانا، بیج بونا اس کا، وہ جو مونگ کا. لیکن وہ جو رائزوبیم جو مٹی سے ہم نے نکالا ہے، وہ مٹی ہمارے گملے میں ہونی چاہیے. پھر وہی وہ بیج بویا ہم نے، پھر وہی اسی پودے کا، اور پھر اس کو گرو کرنے دیا. تو پروٹیکٹیڈ کنڈیشن، مطلب اگر وہ نہیں ہو پاتا ہے، کبھی کبھی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا سیڈ اپنے ایسی جگہ رکھا جا سکتا ہے کہ دھوپ تو ملتی ہے لیکن بہت زیادہ بارش نہیں ہو رہی ہے یا باہر سے افیکٹ نہیں ہے، تو وہ گملے میں عموماً گرو کر جاتی ہے. 100% تو نہیں، آف سیزن میں بھی گرو کر جاتی ہیں یہ چیزیں. جو کوئی بھی چیز جو آف سیزنل نہیں ہے، وہ گملے میں اگر تھوڑا سا اس کو کیئر کیا جائے تو گرو کر جاتی ہے. تو یہ اس میں پھر گرو ہو جاتی ہے. پھر جو یہ مٹی تھوڑا سا پودا بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی مٹی کو پھر سے ہم ایز اے انوکولیشن یوز کر سکتے ہیں. انوکولیشن مطلب کلچر کے روپ میں. تو اس کو کلچر کے روپ میں آپ جیسے، مطلب ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں، تو ایک کلچر کے روپ میں جس طرح سے ہم رائزوبیم بازار سے خرید کے پھر اپنی دال پہ اس کو لگا کے پھر بوتے ہیں، اور یہ ایک سائنٹیفک انوویشن ہے، پرکریا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دال اتپادن بڑھ جاتا ہے، اور بڑھتا بھی ہے 8 سے 10% یا 15%، 20% تک بھی بڑھتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح سے بھی اس مٹی کو پھر، کیونکہ ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، رائزوبیم کو جیوت رکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو سلیکٹ بھی کیا ہے. سلیکشن سے میرا مطلب ہے ہم نے اس کو ایسے پودے سے لیا ہے جو آلریڈی بہت بڑھیا فلورش کر رہا تھا، اس میں بہت اچھے پوٹ بنے ہوئے تھے. اس کی جڑ کو ہی ہم نے کلیکٹ کر کے اس کو کیا تھا. یہ ایک کلو ہے. کلو مطلب ایک ادہرن ہے. یہ بہت کارگر ہوتا ہے اگر اس کو سسٹمیٹک کیا جا سکے. اگر اس کو کی میرا ماننا یہ ہے کہ کھیت کے پاس تو کسان ہی ہوتا ہے. جو ریسرچ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہاں بھی اتنا وزٹ نہیں ہوتی ہے جتنا کسان اپنے کھیت کو وزٹ کرتا ہے. اور اس کو اگر وہ تھوڑا سا سائنٹیفک نظریے سے دیکھے، تھوڑا انوویٹو نظریے سے دیکھے، تو وہ کرانتی لا سکتا ہے ہر چھیتر میں. اتپادن کے چھیتر میں تو ہے ہی، لا ہی رہے ہیں لوگ. ہم نے بہت کسانوں سے کیس اسٹڈی بنائی ہے. تو یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی جیو امٹ اور یہ اور وہ کمپوزر یا جو بھی لوگ پریوگ کر رہے ہیں اور اچھا اتپادن لے رہے ہیں. اس میں ابھی یہ اس کی پرکریا میں نے تھوڑا بتانے کی کوشش کی. یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اتپادن کہاں سے ہو رہا ہے اور نیوٹرینٹ اویلیبلٹی کیسے ہو رہی ہے. تو یہ کیونکہ پہلے تو بورے کے بورے وہ ڈالتے تھے، اب کیسے ہو رہا ہے. اور بہت سارے کسان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہو رہا ہے. تو بولیں گے مطلب بھائی اس میں یہ سبھی چیزیں ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، بایو فرٹیلائزر یا مٹی میں جو سرچنا ہے اس میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم بایو فرٹیلائزر جو مائکروبس ہیں، جو وششٹ مائکروبس ہیں، وششٹ فصل کو فائدہ دیتے ہیں، ان کا بھی سنوردھن کسان کر سکتا ہے. ان کا بھی ملٹیپلیکیشن کسان کر سکتا ہے. اس کے بھی اپیوگ کسان کر سکتا ہے اس طرح کی ودھیوں کا اپیوگ کر کے. آج میں اتنی ہی بات کروں گا کیونکہ اس میں اور بھی آگے سوچنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی بھی ضرورت ہے.
एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, पहले समझने की जरूरत है। इसी तरह माइक्रोराइजा को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोराइजा भी एक इम्पोर्टेंट फंगस है जो हमारी मिट्टी के संवर्धन में, हमारी पौधे की ग्रोथ में जिसका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। तो ये जो डिफरेंट तरह के बायो फर्टिलाइजर्स हैं या जो जीव जीव हैं, जीव बेसिकली वो या तो फंगस है या फिर जीवाणु है, तो इसको भी हम अपने नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से एक किसान भी मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकता है। इस दिशा में मतलब काम होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हमें बाहर ये जो अभी जो कल्चर चल रहा है, ठीक है, आप पहले हम फर्टिलाइजर लेते थे केमिकल, अब हम फिर पैसा खर्च कर रहे हैं जैविक फर्टिलाइजर पे। ये वाला ट्रेंड फिर वही है कि पैसे किसान के हाथ से बाहर जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमें वो सब चीजें समझने की जरूरत है अ, जो हमें हमारी खेती में वो जो हम बाहर से डाल रहे हैं और उसको कैसे से रिजुविनेट रिप्लिकेट करें। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, जैसे कि गोकर्मा अमृत है वो फ्री में देते हैं, एक कल्चर है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत लोगों ने बताया। और एक दफे आपको मिल गया तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हर चीज में इस तरह के काम होने चाहिए। तो आज मैं इतना ही कहूँगा। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, मुनीलाल जी। हाँ जी। जी सर। जी जी। आ, बहुत सुंदर सर। जी शरद वर्मा जी हैंडल्स किया है, मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ शरद वर्मा जी जी को, सर। आइए और हमारे सिंह साहब से संवाद करें। सर, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। रावत साहब से जो बहुमूल्य जानकारी मिली वो बहुत कीमती है। बस सर से मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि सर जो यूरिया वाली प्रॉब्लम है, जो यूरिया जैविक में पूरा नहीं हो पाता, कोई दही से बताता है, कोई किसी से बताता है, लेकिन एक्चुअल में ना ही दही से बनता है यूरिया, ना वो जो बताते हैं उससे बनता है। यूरिया के लिए क्या चीज सर सही है? जी सर। देखो यूरिया, ये जो दही वाला मेरे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कैसे उससे बनेगा। और क्या आप लोगों ने अगर तो उसको उपयोग में लाया तो क्या ये इफेक्टिव है? और यहाँ पे नहीं है बहुत सर, सारे कोई लोग हैं इफेक्टेड बहुत, नहीं है और कुछ नहीं है सर। दही है से ना, कुछ नहीं होता सर यूरिया। क्योंकि यूरिया वहाँ तो कहाँ से यूरिया आएगा? पर यूरिया का ये स्रोत मैं बताऊं, जो एक ही स्रोत में यूरिया का स्रोत होता है लिविंग जो चीजें हैं, मतलब जैसे अगर हम खाद की बात करें तो उसमें मैंने कहा ना, यूरिया जो है या नाइट्रोजन जो है ये बहुत वोलेटाइल है। ये जी बनते बनते भी उड़ जाता है। और इसको कैसे टेप करें इसका थोड़ा अगर आप सीख जाएं तो सबसे ज्यादा ये होता है ग्रीन मैटर। और ग्रीन मैटर जी में भी जो दलहनी ग्रीन मैटर है, जब मेरा अगर सपोज कोई कई तरह की जो वहाँ पे महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ, वो तरोटा करके एक दलहनी वीड है जो पूरे सड़कों के किनारे जहाँ बंजर है वहां फैल जाती है। और मैंने कहा भी था और कुछ लोग कर भी रहे हैं। वो तरोटा को काट के उन्होंने ड्रम में डाला और उसके बाद उसको पानी में उसको थोड़ा सा फर्मेंट किया, और वो बहुत बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स होता है। तो नाइट्रोजन के लिए हमें नाइट्रोजनस जो राइजोबियम, जो नाइट्रोजनस मतलब दलहनी फसलों का जो एरियल पार्ट है,
फसल हो या फिर कोई वीड हो, तो कोई भी दलहन हो, उसको काट के हम उसका लिक्विड फॉर्म में बनाएं। 20 किलो करीब हम उसका मटेरियल एक 200 लीटर पानी में 20 से 30 किलो अगर हम उसको डालें और उसको फर्मेंट करें थोड़ा, और इसका स्प्रे करें, इसको पानी के थ्रू डालें, तो इससे नाइट्रोजन मिलेगा। ये एक तरीका। दूसरा ये है कि मैं जो बात कर रहा था कल से कि नाइट्रोजन तो मिलता है पौधे को, बशर्ते आपकी मिट्टी में ये सब इन्वायरमेंट बना हुआ। तो क्या होता है कि मैं शरद जी को भी कहूंगा कि जी आप तो मक्का उगाते हैं वैसे भी, जी है सर। सर? आपका सर तो सर मुख्य फसल आप एक एक एकड़ में क्योंकि आपकी तो मुख्य फसल मक्का ही है। हाँ, मक्का है सर। हाँ, एक एकड़ में जो वो मेथड चल रहे हैं आजकल, जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि मिट्टी को जितना डिस्टर्ब करोगे उतना उसका स्ट्रक्चर बदलता है, जी और उसका जो है न्यूट्रिशन और डिस्टरबेंस हो जाता है, माइक्रोब्स के लिए भी, फंगस के लिए भी, क्योंकि ये कॉलोनियां बनती है माइक्रोब्स। जब अगर हम मिट्टी को डिस्टर्ब न करें, जैसे कि जंगल में जी होती है, तो जी उसको जी डिस्टर्ब न करें तो उसको उसमें जो कॉलोनी बनती है, माइक्रो हर एक की कॉलोनी होती है, माइक्रोब्स की भी कॉलोनी होती है, फंगस की भी कॉलोनी होती है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है। फिर हम जब उसमें फिर वो 1.5 फीट तक, जी 1.5 फीट, आजकल ट्रैक्टर भी बड़े हो गए, तो उसको फिर हम मिला देते हैं, तो वो सब वो कॉलोनी एक दफे फिर डिस्टर्ब होती है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर उसको उस री मतलब फिर से स्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो जीवित चीज है, वो कोई बाहर से फेंकी हुई चीज तो है नहीं कि भाई जी आपने फर्स्ट से फिर यूरिया डाल दिया, फर्स्ट से डीएपी डाल दिया आपने। ये मैंने कहा ना, ये कंसेप्ट ही अलग है। तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको अपनी फसल के लिए, आप जो भी फसल कर रहे हैं, मतलब ध्यान देने की बात है, अब फसल फसल पे डिपेंड करेगा। कम से कम खुदाई होनी चाहिए खेत की, है ना? मतलब वो गहरी जी नहीं होनी चाहिए जो आजकल पैटर्न चल रहा है। जी गहरी सर। करने का कोई औचित्य नहीं है, आपको उतना ही करना है कि आप अपना प्लांट लगा सकें। और अगर बहुत ज्यादा कोई वीड की प्रॉब्लम है जो कि जिसकी जड़ें गहरी है, तभी हमें कभी कई सालों में एक दफे इस तरह की करनी चाहिए जी, तो मिट्टी फिर उसको भी जमने में 1 साल लगता है। तो वो कम से कम गहरी, उसमें जुताई बहुत ज्यादा गहरी ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जैविक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और अगर बिल्कुल ही न डिस्टर्ब ना की जाए तो फिर मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो मल्चिंग अगर इस तरह से है, अगर आपके खेत में मल्चिंग ठीक ठाक है, बढ़िया है, कि मल्चिंग का मतलब वीड ग्रो नहीं करनी चाहिए, इतनी मल्चिंग होनी चाहिए, और फिर आप डिबलिंग के माध्यम से कुछ भी चीज उसमें उगा सकते हैं। ऐसे प्रयोग आजकल हो रहे हैं, और आप भी करके देखें। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतनी जमीन है नहीं, पर ये भी आजकल मेथड, और मैंने यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे इस तरह के मेथड, जिसमें खाली थोड़ा छेद करके, और सबसे ये फकोका, मनसूबा फकोका का भी वही मेथड था, और वो एक विशिष्ट वैरायटी की गेहूं भी उगाता है और चावल भी उगाता था, और लेकिन खेत को खोदता नहीं था, बिल्कुल नहीं खोदता, बस वो काटा, फिर उसमें सीधे जो है डिबलिंग करके वो, और उत्पादन बिल्कुल टॉप में, उत्पादन भी उसका बहुत ही अच्छा था। यानी सर, एक हमारे एकड़ में हिसाब से मैं प्रैक्टिकल करेंगे कैलकुलेट सर। कर रहा था, तो मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं, आप तो बड़े किसान हैं, आप इसको आधा एकड़ में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, 1 एकड़ में देख सकते हैं, तो मिट्टी डिस्टर्ब ना हो, किस तरह से होगा उसमें। उसका एक इक्विपमेंट भी आता है आजकल, फट से छेद किया और उसमें अपना बीज डाला, एक मशीन भी आती है, और उसके बाद हाँ उसको है मिट्टी सर, वो डिस्टर्ब हेड न वाला करे। है मेरे में। हाँ 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 हाँ, इस तरह का भी प्रयोग आप करें। आप तो एक्सपेरिमेंटल हैं, आपको जरूरत, आप जो कर रहे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। आपका जो
कल्टीवेशन मेथड है, आप जो मक्का उगाते हैं फिर उसके बाद शायद एक फसल आप दलहन भी लेते हैं, है ना, मूंग लेते हैं हाँ, शायद। मूंग ही लेते हैं सर हम। हाँ हाँ, तो वो तो अच्छा ही है वैसे भी। ये है कि आप जो मैं कह रहा हूँ एक दफे ना, हमारा जो मिट्टी का जो आप एक लेवल एनालिसिस जरूर करवा, और एनालिसिस जी होनी सर। चाहिए होलिस्टिक मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो जी ये अवेलेबल नहीं, टोटल टोटल कितना है, तो जी सर। ये भी हमें थोड़ा पता चलेगा। आप जैसे किसान हैं तो कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से ये टोटल ये 8,000 तो कम से कम पड़ेगा एक सैंपल का। लेकिन आप उस सैंपल को 50 एकड़ का एक, अगर मिट्टी एक जैसी है तो एक ही सैंपल काफी है। आप 20-30 सर जगह से उसको ले सकते हैं। और 1-1.5 फीट नीचे की भी मिट्टी होनी चाहिए उसमें, मिक्स होनी चाहिए, ताकि एवरेज बनाई जा सके उसका। जी क्योंकि इतना तो एक्टिविटी होती है केंचुओं की, क्योंकि उतनी मतलब उसमें असल में कौन सा न्यूट्रेंट है, ये भागने वाले न्यूट्रेंट तो है मेनली, ये पोटेशियम और नाइट्रोजन। पोटेशियम तो अगर केंचुओं की एक्टिविटी बहुत अच्छी है, मल्चिंग एक्टिविटी है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ एक फॉस्फेट ही एक मुझे लगता है, फॉस्फेट। और कभी कभी कहीं मिट्टी में अगर वो बालुई मिट्टी है तो कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सल्फर वाला जो इश्यू है। तो ये क्योंकि उत्पादन के लिए ये ओरिजिनल चीजें जो बेसिक चीजें होनी जरूरी है। तो ये एक दफे पता करके कि कितना हमारे इसमें कैल्शियम है, कितना मैग्नीशियम है, कितना सल्फर है, और कितना फॉस्फेट है, पोटास भी, नाइट्रोजन का तो कोई औचित्य नहीं है। टोटल फॉर्म में कितना है, एक जी अवेलेबल सर। फॉर्म में कितना है, टोटल फॉर्म में कितना है। तो टोटल अलग होता है। टोटल में यह होता है कि टोटल है कितना, ये निकाला जा सकता है। ये टोटल फॉर्म में पता करें। फिर उसका अवेलेबल फॉर्म में तो हमारे जीवाणु करते हैं, केंचुए करते हैं, इसको तो हम कर रहे हैं। पहले पता तो चले हमारे जमीन में कोई ऐसी कमी तो नहीं है कि जो है ही नहीं, जिसका फर्क पड़ रहा हो, फिर हमें बाहर से देना पड़ रहा है। और क्या हमें बाहर से देने की जरूरत है, तो फिर हम पता करेंगे कि क्या बाहर से देने की जरूरत है, तो फिर हम कहाँ से उसका सोर्स करें। आप तो वहां से भी बहुत नजदीक है, मैं तो गया हूँ वहाँ सागर में। अब तो है कि नहीं है, वो फॉस्फेट की वहाँ पे कोई माइन है सागर में, और मैं मिला हूँ उस कहाँ से ओनर आती को है भी। सर वो? अब नहीं है। ये बनाने वाले लाते हैं सर वहाँ से। हाँ, तो वो उसका पाउडर बना के रखता था वो, और मैंने उससे बात भी की थी। वो कहते मेरा तो उद्देश्य है जी, किसान इसको वो ले जाएं, इसको करें, मैं भी चाहता हूँ जैविक, मतलब वो ये बिजनेस नहीं ले रहा था उसको। उसका फॉस्फेट का तो बिजनेस था ही, जो भी करते होंगे। पर वो पाउडर में वो कह रहा था कि मैं किसान को बस उस समय 1 रुपए किलो देता था वो, 50 पैसे कि मैं 50 पैसे भी दे दूंगा अगर किसी को चाहिए। अब वो 2 रुपया होगा वो, मुझे लगता है 10-15 साल हो गए, तीन दस रुपए है बारह सर, अब साल 3 रुपए किलो दे रहे हैं। 3 रुपए किलो ना। तो अब उसमें भी अच्छा खासा 28% करीब फॉस्फेट है। और लेकिन उसको अवेलेबल फॉर्म में करवाने के लिए, अगर वो उसको फॉस्फेट को, तो बेस्ट है कि आप उसको केचुआ से खिलाए, इसको केचुआ को दे खाने के, है ना। तो अगर कंट्रोल कंडीशन में केंचुओं को खिलाएं, यार आपकी जमीन में ही अच्छे केंचुए हैं तो वो तो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि केंचुए का तो मैंने बताया ना, वो ऑलरेडी उसको अवेलेबल फॉस्फेट में बदल देगा। तो ये मिट्टी में होना चाहिए पहले तो। दूसरा ये भी हमें देखना चाहिए उसमें कि हम ये क्या होता है, बिल्कुल डस्ट फॉर्म में होगा, जहां तक मुझे अ, ध्यान है, जी, डस्ट फॉर्म में था। डस्ट है सर। तो अगर, हाँ पूरा डस्ट में है सर, वो डस्ट में आता है। हाँ, डस्ट में है। तो डस्ट में जो कोई भी डस्ट हम जब अपनी मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी ऑलरेडी हमारा मिट्टी का करेक्टर अगर इस तरह का है कि उसमें जो क्ले पार्टिकल है या क्ले का जो रेशियो है, देखो मिट्टी बनती है क्ले, सिल्ट, सैंड, है ना, ये तीनों चीजें का सही बैलेंस ही मिट्टी है।
मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से या टेक्सचर के हिसाब से देखें हम, तो अगर उसमें ऑलरेडी क्ले पार्टिकल ज्यादा हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कई मिट्टी मैंने देखी जो उसमें क्ले पार्टिकल बहुत है, और उसका सबसे बढ़िया मतलब उसका उदाहरण है कि थोड़ा सा अ, धूप पड़ती है तो क्रैक आ जाते हैं मिट्टी, ऐसे बहुत सारे क्रैक। तो उस मिट्टी का सीधा सा करेक्टर है कि वो क्ले वाली डोमिनेट मिट्टी, और उसमें आप फिर ये वाली डाल रहे हो, ये फॉस्फेट लाके डस्ट लेके डाल रहे हो। डस्ट मैंने कहा था कि हम वो डस्ट भी डाल यूज कर सकते हैं, जो जहाँ पे ये स्टोन क्रशर होते हैं ना, उसमें मैंने देखा बहुत सारी डस्ट फैली रहती है, उसके करीब करीब 20, 30, 40, 50 मीटर एरिया में वो फैल जाती है। वो भी मोटी परत होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता, तो उसको भी लाया जा सकता है। उसमें भी न्यूट्रिएंट होते हैं। हो सकता है फॉस्फेट ना हो, पर और चीजें बहुत हो सकती हैं, जो डिपेंड करे। अगर वो जैसे वहां देखा था मैंने ललितपुर में, तो वो ग्रेनाइट की डस्ट थी, तो ग्रेनाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो भी उपयोग में लाया जा सकता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए। और ये जो डस्ट होती है, अगर ये मिट्टी जैसे वहां नर्मदापुरम में तो मैंने देखी है, वो पोरस मिट्टी है, तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो बिल्कुल पहले ही से ही उसमें क्ले ज्यादा है। क्ले मतलब मिट्टी का पार्ट, क्ले मतलब जो फाइन पार्टिकल होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, तो वहां पे ये थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। और मेरे को एक दफे यहाँ पे कोई किसान बता भी रहे थे कि यार, मैंने पूछा था उनको कि भाई आप फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं मैंने किया था, लेकिन उससे थोड़ा सा मैंने देखा कि वो जमीन सख्त हो रही है। तो ये भी मतलब ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ, डस्ट का ब्लैक प्रयोग सॉइल करके। है। मुझे लगता है आपकी जमीन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी सर। क्योंकि आपका तो ऑलरेडी वो बलुई मिट्टी है वहां तो, है ना। जी सर। जी सर। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां नहीं पड़ेगा, बल्कि वो अच्छा ही रहेगा। होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है उससे, डस्ट से। तो ये प्रयोग करके आप देखें। और ये वाला जो मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन, कौन सा ग्रीन, दलहनी ग्रीन्स, कुछ भी आप काट लो थोड़ा सा, उसको पानी में डुबा के बस 8-10 दिन उसको फर्मेंट करो, उसका स्प्रे करो, और जी पानी सर। के साथ भी दो। जो जीवामृत आप बना रहे हैं ना, जी उसके जी। साथ ऐड करके भी उसको दिया जा सकता है, तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति तो वही कर सकता है। जी सर। नाइट्रोजन कोई ऐसा है नहीं, या तो फिर यूरिया यूरिया के फॉर्म में है। और अगर बहुत अफेक्ट हो रहा है मेरे हिसाब से ना, अगर वो प्रोडक्टिविटी अफेक्टिव हो रही है, तो मैं तो बोलता हूँ नहीं, अभी कि तक सर आपको जितने भी जैविक। जैविक में रहते हुए जैविक कर रहे जितने हैं, भी। और तो हमें न्यूट्रिएंट का प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, एज ए स्प्रे, क्योंकि उसका असर बहुत कम होता है जमीन पे, मिट्टी पे। स्प्रे जी सर। में अगर हम न्यूट्रिशन करें, और उससे वो क्या कहते हैं, लोड भी नहीं पड़ता है, जो 1 क्विंटल का काम 1 किलो कर देता है। तो ये भी चीजें मतलब अलाउड होनी चाहिए, अगर प्रोडक्टिविटी पे बहुत फर्क पड़ रहा है तो, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। और बेस्ट है कि आप ये जो ये वाला करके देखें, मुझे लगता है ये भी उतना ही काम करेगा। सर। हाँ, जी सर। तो मेरे ख्याल से आप बहुत टाइम बहुत काफी धन्यवाद हो सर। गया है आज। जी सर। अब आपके पास तो काफी टाइम सागर हो है गया। सर, और क्या आदमी है, बहुत क्वेश्चन भी मन में है, लेकिन चलिए दिनेश जी ने हैंडरेज किया है। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, बहुत सुंदर चर्चा रही है, और आदरणीय रावत जी द्वारा लगता है ये कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ेगा। और तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी लगभग सभी जगह देखने को मिला है, वर्मी कंपोस्ट तो बन रही है, वर्मी वॉश भी बन रहा है, लेकिन बेहतरीन वर्मी वॉश कैसे बने, और जब वर्मी वॉश बहुत अच्छा कैसे, क्या इसकी एनालिसिस कुछ होती है, जैसे हम सॉइल रिपोर्ट करते हैं, सॉइल को टेस्ट करते हैं, क्या वर्मी वॉश का कोई टेस्ट करने की कोई ऐसी देखने में आई है? क्योंकि ऐसी जो अ, ऐसा कोई वो नहीं है। वर्मी वॉश
क्या है बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि ये है केंचुओं का बॉडी वॉश। हमने केंचुओं को धुला, अगर हमारे पास वर्मी कंपोस्ट यूनिट है और हम अगर उसमें से छान के 1 किलो केंचुए लें और उसके ऊपर पानी डाल के उसका जो धो दें उनको, तो वो भी वर्मी वॉश है। आप समझो कि ये, और मैंने अभी बताया कि जो साइंटिफिक स्टडी तो ये है कि एक एक ग्राम का कोई केंचुआ है तो वो 5.6 मिलीग्राम, मतलब वो 24 घंटे में वो म्यूकस बना रहा है। हमें वो म्यूकस चाहिए, वो म्यूकस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रे के लिए, स्पेशली वेजिटेबल ऐसी फसलें जो हमें फास्ट फास्ट ग्रोथ चाहिए जिनकी, उसके लिए वो अच्छा है। और उसके लिए स्टडी तो एक अलग मैटर है, स्टडी करना, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है कि हमें जो है केंचुए का बॉडी वॉश चाहिए। अब वो कैसे भी मिले, वो हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वहां पे बहुत सारे केंचुए हैं, हम उनको इकट्ठा कर दें, छान लें, फिर उसके ऊपर से करीब उनको एक जगह रख के थोड़ा सा गोबर उनको खाने के लिए दे दें और ऊपर से बूंद बूंद हम 1-2 दिन तक उसमें पानी टपका दें और फिर उसको कहीं कलेक्शन, उस पानी को नीचे से कहीं कलेक्ट करने की व्यवस्था कर दें और फिर उन केंचुओं को वहीं डाल दें। वो मरने भी नहीं चाहिए क्योंकि हम उनको खाना दे रखा, तो उनका बॉडी वॉश निकल जाए। ये तो मतलब कम एक वो है, बाकी वो वर्मी वॉश बनाने की यूनिट वो तो एक तरीका है, लेकिन बेसिक ये है कि हमें उनका बॉडी वॉश चाहिए और उसको 1:10 में यूज करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। फ्रूट ड्रॉपिंग रोकना, बहुत सारे उसमें बहुत सारे इंजाइम्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी हैं, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन है मेन तो, जो कि लोग बाजार से ला ला के डालते हैं ग्रोथ हार्मोन की फटाफट मेरा पौधा बढ़े, तो जी। उसका उपयोग तो तो होना चाहिए। हाँ? ये एक बोतल में हमने, जैसे आज हमने बर्मी वॉश कलेक्ट कर दिया, तो एक बोतल प्लास्टिक की बोतल में हमने कलेक्ट कर दिया, तो हम कितने दिन तक इसको रख सकते हैं ताकि वो इफेक्टिव रहे? यानी कितने दिन तक हम यूज कर सकते हैं, कितने दिन बाद वो एक्सपायरी हो सकता है, कुछ इसको ऐसे? 6 महीने तक रख सकते हैं और लेकिन इसको हमेशा जो है ऐसे डब्बे में रखना चाहिए जिसमें सनलाइट न जाए, मतलब रंगीन डब्बा, काला डब्बा, या वो नहीं होता आजकल ट्रांसपेरेंट डब्बे में नहीं रखना चाहिए। जी। ये रिएक्ट करता है सनलाइट से, तो और इसका क्वालिटी गिर जाती है, तो इसको रखते हैं। और ये हमें बुलाना चाहिए एक दिन उनको, ये जो विश्वकर्मा जी है ना, हाँ। जी। विजय विश्वकर्मा, इनका हमने वो भी किया था, जी जी केस जी। स्टडी केस बनाई थी। स्टडी ये की अभी हुई थी। बिल्कुल ब्रांडेड फॉर्म में पुणे में इसका सप्लाई कर रहे हैं बर्म्यूवास का, इन्होंने और वो कह रहे थे कि लगभग लगभग मैं 1 लाख से ऊपर तो पहुंच ही गया। इस सब पिछले साल 1.5-2 लाख का उन्होंने बेचा है बर्मीवास, तो 5 लीटर के डब्बे में ये बेच रहे हैं वहाँ, जो लोग वहाँ पे और वो बिक रहा है बहुत अच्छे। और क्योंकि लोग स्प्रे कर रहे होंगे, जो जैसे आजकल रूफ गार्डनिंग चल रही है ना, उसके लिए तो जी बहुत ही जी। बढ़िया है। ऑलमोस्ट ये फुल्ली इक्विप्ड विद न्यूट्रिएंट है और इसको स्प्रे करके जो ये रूफ गार्डनिंग में जो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। पर वो मैंने देखा वो डब्बा तो वो ट्रांसपेरेंट था, तो फिर मैंने उनको बताया तो अभी उन्होंने शायद चेंज कर दिया। अच्छा। और उनका अब सच रहा एक है एक बहुत चीज, बढ़िया, जी, ये आप एक बहुत उद्योग भी बन रहा है। जी सर, एक चीज मैंने देखी, जैसे म्यूकस की बात की है, तो मैंने एक जगह पे था, मैं जो वर्मी वॉश यूनिट में कुछ केंचुए थे, उसमें जो अब म्यूकस कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये म्यूकस हम क्या देख सकते हैं, या वो जो पानी है उसके साथ धुल करके ही हम प्राप्त कर हाँ हाँ, सकते हैं? वो उसका एक कलर होता है येलो कलर। हाँ, ये जब हम बर्मी वाश यूनिट बनाते हैं ना, तो इसमें तो हमें एक फिल्टर बनाते हैं, तो उसमें 20 दिन तक हम उसको केंचुओं को उसमें 2 किलो केंचुए डाल के उनको खिलाते हैं और 20 दिन बाद उसको धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी डाल के नीचे से निकालते हैं ड्रम से। तो तो जो ये उसमें गोल यही गोल, देखा जाता है कि शुरू शुरू में जो है वो पीलापन बहुत तगड़ा रहता है उसमें जो निकलता है ना, जी, और वो धीरे तो धीरे जो, फेड होता रहता है फिर। और जब अच्छा, अगले 10 दिन
जब हम रेगुलर उसमें पानी डाल के उसका रस निकालते हैं तो वो जैसे जैसे फेड होता है बाद में बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, तो समझ लो कि अब वो बर्मी वाश जो है वो अब नहीं है। तो उसका कलर होता है पीला पीला, चिपचिपापन अच्छा, होता है उसमें, है ना। जी जी, मुझे लगा कि वो ऐसे जो कुछ छोटे अंडे टाइप का गोल गोल वही म्यूकस है क्या? अंडा पीला नहीं पीला है, कलर अंडा तो अंडा तो केंचुआ जो है ना यानी गोल वो कलर जो का, है अंडे भी देता है। गोल केंचुआ कलर जो का है था और जी, गोल कलर का था और पीला था, तो वही म्यूकस है ना ना मतलब। ना, वो अंडा ही है, वो अंडा ही रहता है आजकल। आजकल ये उसका सीजन है, इस समय अंडे दिखेंगे आपको और केंचुए निकलते दिखेंगे बच्चे। और केंचुआ जो है ना हर्माफ्रोडाइट है, मतलब उसी में मेल फीमेल दोनों है, एक ही केंचुए में। वो अलग नहीं होता है कि मेल केंचुआ फीमेल केंचुआ, तो उसमें एक ही में होता है मेल फीमेल। और कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो इसमें ना मेल होता है ना फीमेल होता है, बस वो तो टूटती हैं, बस बीच से टूट जाती हैं, उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। जी जी तो ये अंडा देखा होगा, ये अंडा बारीक बारीक छोटे छोटे अंडे आजकल देता है केंचुआ जी अंडे, सर, जी और फिर उससे केंचुए निकलते हैं, तो काफी मात्रा में होते हैं वो आजकल। तो स्प्रिंग सीजन में ये इसका सीजन है अंडे केंचुए का। तुमने शायद वहां देखा होगा ना, जो तुमने लगा रखी है। हाँ, अलग अलग जगह पे मैंने देखा। हाँ हाँ, ना ना इधर देखा होगा, तो वो हाँ वो अंडे ही है, वो नहीं है, वो बर्मी वो म्यूकस नहीं है, म्यूकस तो चिपचिपा पदार्थ होता है। वो तो जी बॉडी, धन्यवाद। उसकी बॉडी जो लसलसापन है ना वो म्यूकस है। जी जी धन्यवाद सर, आदरणीय भाई साहब के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से टाइम भी काफी हो गया है, तो अब समाप्त हाँ कर दिया सर। जाए, नहीं तो कल आगे हाँ चर्चा करेंगे और क्या। हाँ, अब ये मेरा ऐसा निवेदन है आदरणीय रावत जी सर, कि जैसे आज अभी अपन यूरिया के ऑप्शन में चर्चा कर रहे थे, जैसा आदरणीय शरद वर्मा जी ने कहा, आदरणीय दिनेश जी ने कहा, अन्य हमारे साथियों के भी सवाल हैं, हमारे भी सवाल हैं, लेकिन समय हो गया है। एक एक विषय पे अपन किसानों से चर्चा कर लें आपस में, जिनका हाँ जो अनुभव बिल्कुल है कि बिल्कुल, जैसे ठीक है ठीक है ठीक है। यूरिया यूरिया का ऑप्शन क्या हो सकता हाँ, है, और डीएपी का यूरिया के ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, कल इस पे चर्चा और करें। और जिन्होंने उपयोग किया है, जिनको परिणाम अच्छा आया है, वो किसान भी अपनी चर्चा कर सकते हैं कि इसमें हमने हाँ ऐसा हाँ किया तो बिल्कुल, इसका ये परिणाम। क्या कैसे आया और है मुझे भी समझ नहीं आया है, तो हाँ, क्योंकि क्योंकि अभी अभी जैसा यूरिया का ऑप्शन उन्होंने कहा, छाछ और छाछ में तांबा डाल के और डाल दो, अब लोग थोप देते हैं, हो सकता है किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है, तो वो फिर यूरिया डालने लगता है और वो किसी से कुछ नहीं कहता है। तो इसमें क्या किसान ने क्या तरीके अपनाए हैं, कई किसान ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छे तरीके अपनाए हैं, उनका लाभ उनको मिला है, तो सदन को उनका अनुभव अपन सुने, ऐसा हमारा जी ऐसा जी जी। निवेदन है। एक एक विषय पे आपके पास ये महत्वपूर्ण अब चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर एक एक विषय पे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे समय हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे सर।